Hello friends, this is Dimple Titra and you are welcome in new episode of स्वीकृति। तो चलिए आइए आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। स्वीकृति, कहानी आत्मग्लानि की, पार्ट 28। अंजलि की बात सुनकर मैं बेचैन जरूर था, मगर मेरे दिमाग में ये बात दूर तक भी नहीं थी कि मुझे तब अंजलि के साथ की जरूरत नहीं रही थी। वो और बात थी कि मैं शालिनी से अपनी जिंदगी को थोड़ा रंगीन बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर शालिनी के रंग में पूरी तरह से रंग जाने का भी मेरा कोई विचार नहीं था। इसलिए घर वापसी के वक्त मेरे दिमाग में अपने आप ही एक द्वंद्व सा छिड़ गया था। जाने क्यों मेरे मन में अंजलि और शालिनी की एक फिजूल तुलना शुरू हो गई, जबकि उन दोनों की कोई तुलना थी ही नहीं। मुझे एक एक करके अंजलि की बातें याद आने लगी। मुझे याद आया कि कैसे वो मेरे परिवार में बिल्कुल घुल मिल गई थी, कैसे उसने मेरे पापा की मौत के वक्त मेरे घर वालों को सहारा दिया था। जबकि जब मैं शालिनी को याद कर रहा था तो मन में यही बात खटकी कि शालिनी ने तो मेरे उस मुश्किल वक्त में भी, कभी मुलाकात के दौरान भी मेरे पापा का जिक्र तक नहीं किया था। उसने कभी ये जानने की कोशिश तक नहीं की थी कि पापा के जाने के बाद मेरे दिल को मैं कैसे संभाल पा रहा था। मेरी खामोशी के बावजूद वो तो बस अपनी ही प्यार मोहब्बत की बातें करके चली जाती थी। ऐसा लगता था जैसे उसे मेरे अंदर के सुकून या बेचैनी से कोई मतलब नहीं था। जबकि अंजलि बार बार कई महीनों तक मुझे टटोलने की कोशिश करती रहती थी। वो अलग अलग तरीकों से जानने की कोशिश करती रहती कि कहीं मैं उस बात से अब तक भी परेशान तो नहीं। इन सब ख्यालों के बाद मैंने खुद को खंगाल कर यही पाया कि अगर मैं जीवन साथी के तौर पर अंजलि में कोई कमी ढूंढूं भी तो नहीं निकाल पा रहा था। इन्हीं सवाल जवाबों की उधेड़बुन में मैं घर पहुंच गया। कुछ देर बाद माँ खाना लेकर आई और मेरे पास बैठ गई। आज तेरी मासी का फोन आया था। अच्छा, तो इसमें क्या नया है? वो तो आपको लगभग रोज ही फोन करती हैं। मैं प्लेट से निवाला उठाता हुआ बोला। हाँ, तेरे लिए लड़की बता रही थी, पर मैंने कह दिया कि उसकी जरूरत नहीं। विकी ने लड़की देख रखी है, और वो भी डॉक्टर। एक बार को तो मेरी बात सुनकर वो हैरान हो गई कि लड़की डॉक्टर है। माँ ने बड़े गर्व से कहा। अच्छा, मैंने तो कहा भी कि बहुत प्यारी है, आती है कभी कभी हमारे घर। फिर बोली, हाँ जी, तुम्हारा बेटा भी कनाडा से कोई कम रकम तो कमा कर नहीं लाया, और ऊपर वाले की मेहरबानी से अब भी बढ़िया कमा रहा है, तो लड़की डॉक्टर भी है तो क्या बड़ी बात है। माँ ने मुझे पानी का ग्लास पकड़ाया। वैसे विकी, मुझे भी ये लगता है कि अंजलि जैसे हमें किस्मत से मिल गई है। बहुत अच्छे दिल की बच्ची है, सबका ख्याल रखने वाली। तुझे तो मैंने बताया नहीं था कि मेरे दांत में कई दिन से बहुत दर्द था। मैंने तुझसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि तेरे ऊपर काम का वैसे ही बहुत बोझ है। माँ बेचारगी के साथ बोली। अरे तो आप बताती तो मैं कैसे भी करके वक्त निकालता और आपको डॉक्टर के पास लेकर जाता। तब तक मेरा खाना खत्म हो चुका था, तो मैं अपनी प्लेट उठाकर किचन में जाने के लिए उठकर खड़ा हो गया। हाँ, वो तो मुझे मालूम है, मगर जब अंजलि परसों आई थी तो उसको पता चल गया था कि मेरे दांत में दर्द है। तब उसने खुद कहा कि विकी को परेशान मत कीजिएगा, मैं आपको खुद डेंटिस्ट के पास ले जाऊंगी। इसलिए वो बेचारी आज दोपहर को ऑटो लेकर आई और फिर मुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर गई, और तो और मुझे ऑटो से वापस छोड़कर भी गई। विकी, अब तू बस उसे जल्दी से हमेशा के लिए घर ले आ, मेरे घर में रौनक आ जाएगी। माँ के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। ऐसा ही होगा, थोड़ा वक्त और रुक जाओ। रात को अपने बिस्तर पर लेटे हुए मैं हैरान था कि अंजलि मेरी माँ को डॉक्टर के पास ले जाकर दिखवा भी लाई, पर फिर भी उसने इस बात का कोई जिक्र तक मुझसे नहीं किया, जबकि आज शाम वो मुझसे मिली भी थी। शायद ये बात बताकर वो अपना बड़प्पन छोटा नहीं करना चाहती होगी। उसकी इस हरकत ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने यही सोचा कि अब बस बहुत हुआ, बहुत जी लिया खुद के लिए। जाने अनजाने अंजलि मेरी माँ और गुड़िया की खुशी का कारण बन चुकी थी, तो अब मुझे सिर्फ अपनी आज़ादी के बारे में ना सोचते हुए उनके बारे में भी सोचना था। तब मैंने फैसला किया कि मैं अपनी खुशी और पूरी रुचि के साथ अंजलि से शादी करूंगा। रही शालिनी की बात, तो धीरे धीरे उससे दूरी बना लूंगा। और वैसे भी मुझे शालिनी में कभी कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं थी कि मैं उससे शादी करने का विचार भी अपने दिमाग में लाता। कुछ दिन बाद एक दोपहर शालिनी दनदनाती हुई मेरे शोरूम पहुंच गई। वो सीधा मेरे डेस्क के पास आकर गुस्से से ऊंची आवाज में बोली,
विकी, तुम्हें क्या लगता है तुम ज्यादा अक्लमंद हो या मैं बेवकूफ? वो गुस्से में पुतलियां बाहर निकाल कर बोली। क्या कर रही हो शालिनी? ये मेरा शोरूम है, यहाँ ऐसे चीखोगी चिल्लाओगी? मेरी कोई इज्जत है या नहीं? कस्टमर देख रहे हैं। मैंने फौरन उसका बाजू पकड़ा और उसको खींचकर एक तरफ ले गया। उसने तब भी अपनी आवाज नीची नहीं करी और बोली, विकी, मैं सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं अंजलि की तरह भोली हूँ? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझे गलती से भी अंजलि मत समझना। गुस्से में वो फुंकार रही थी और चेहरा लाल था। मैंने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और एक नज़र गौतम जी की तरफ देखा, जो कि कनखियों से पूरा नज़ारा देख रहे थे। उस समय उनकी आंखों में यह बात साफ नजर आती थी कि आप जाइए, मैं यहाँ हूँ। जिसके बाद मैंने तुरंत शालिनी का हाथ पकड़ा और उसे शोरूम के बाहर ले गया। बाहर जाकर मैंने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए शालिनी को अंदर बैठने का इशारा दिया, मगर वो ढीठ की तरह बाहर ही खड़ी रही। तब मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उसे जोर से धकेलकर अंदर बिठाया। मेरे गाड़ी में बैठने के बाद से ही वो अनाप शनाप जाने क्या क्या बोले जा रही थी। उसकी सभी बातें मेरे कानों में जा तो रही थी, पर मैंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और सारा ध्यान गाड़ी चलाने की तरफ ही रखा। क्या मैं पागल हूँ जो मैं अकेले ही बोले जा रही हूँ? तुम्हारे पास मेरी किसी बात का जवाब है या नहीं? वो गुस्से में लगभग चीख रही थी। तब तक गाड़ी शोरूम से करीब 1 किलोमीटर आगे आ चुकी थी, इसलिए मैंने जरा मुंह खोलना सही समझा। मेरा चेहरा बिल्कुल गंभीर था, क्योंकि मुझे वाकई शालिनी की इस हिम्मत पर गुस्सा आ रहा था। मैंने फिर भी बस इतना ही कहना ठीक समझा, मैं तुमसे अब कोई बात करूंगा तो सिर्फ गोदाम जाकर। फिलहाल तुम चुप करके बैठो, यही अच्छा है। उसने और भी कुछ कहा, मगर मैं चेहरे पर सख्त भाव रखे हुए चुप रहा। मेरे भावों को देखकर शालिनी समझ चुकी थी कि मैं वाकई उसकी किसी बात का जवाब गोदाम पहुंचने से पहले नहीं देने वाला। सो गोदाम पहुंचने तक वो चुप रही। कुछ देर बाद हम गोदाम पहुंच गए। वहां जाते ही मैंने शालिनी से सवाल किया, बोलो, कौन सी आफत आ गई? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा तुम पर जो तुम इस तरह मेरे शोरूम पर आकर चिल्लाने लगी? शालिनी, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, मुझे तुमसे इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मुझे भी तुमसे इस तरह के धोखे की उम्मीद नहीं थी। तुमने क्या कहा था कि अंजलि और तुम्हारा रिश्ता कई महीनों पहले ही खत्म हो गया है। तुम्हें क्या लगा विकी कि तुम इस तरह से झूठ बोलोगे तो तुम्हारा झूठ हमेशा के लिए सच बना रहेगा? आज ही मेरी अंजलि से मुलाकात हुई थी। मैं आज उसके हॉस्पिटल कुछ काम से गई थी। वहां बातों बातों में ही उसके मुंह से बात निकल गई। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिमाग भन्ना गया। मैं समझ तो गया था कि आज चोर पकड़ा गया, पर फिर भी मैंने खुद को संभालते हुए आगे सवाल किया, कौन सी बात मुंह से निकल गई, बताओ तो। मैंने अपनी आवाज में दम भर कर कहा, आज जब तुम्हारे बारे में फिर से बात छिड़ी तो अंजलि के मुंह से यह बात निकल गई कि अब तो विक्की के पापा भी नहीं रहे। तब मैंने उससे पूछा, जब तेरा उससे कोई रिश्ता नहीं तो तुझे ये बात कैसे पता चली कि विक्की के पापा नहीं रहे? तब मेरे काफी जोर देकर पूछने पर वो खुलकर बोली, यार शालिनी, एक बात बोलूं, अब तुझसे और झूठ नहीं बोला जाता। तब मैंने पूछा, कैसा झूठ? तब बोली कि मैं तुझसे हमेशा से झूठ कहती आ रही हूँ कि विक्की और मेरा रिश्ता कई महीनों पहले खत्म हो चुका है। सच बात तो यह है कि विक्की और मेरा रिश्ता कभी खत्म ही नहीं हुआ था। वो तो वक्त के साथ इतना मजबूत हो गया है कि जल्दी हम दोनों शादी करने वाले हैं। शालिनी के मुंह से बात सुनकर मेरे दिमाग में बस यही आया कि आज तो पंछी बुरी तरह जाल में फंस गया है, जहां निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। पर फिर भी मैंने अपनी बात पर डटे रहने में ही भलाई समझी। शालिनी, एक बात बताओ, कोई तुमसे आकर मेरे बारे में कुछ भी कहेगा तो तुम यकीन कर लोगी? इस बात पर तुम कैसे यकीन कर सकती हो कि अंजलि जो कह रही है वह सच है? मैंने विश्वास भरी आवाज में उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तो अंजलि झूठ क्यों बोलेगी? शालिनी हैरत के साथ बोली, वो मैं नहीं जानता। मैंने कंधे उचकाकर बड़े बेपरवाह अंदाज में कहा। तभी उसकी नजर मेरी दाईं कलाई पर पड़ी और वो आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़कर बोली, विक्की, मैंने जो तुम्हें ब्रेसलेट पहनाया था वो कहाँ है? इस समय उसकी आंखें संदेह में सिकुड़ चुकी थी। मैंने हड़बड़ाहट में कहा, वो मैं अभी हाथ धोने गया था तो अपनी जेब में ही डाल लिया होगा। जेब में डाल लिया, या फिर तुम उस ब्रेसलेट को तभी पहनते हो जब मुझसे मिलने आते हो, और जब अंजलि से मिलने जाते हो तो ब्रेसलेट उतार कर जाते हो, वरना हाथ धोने के लिए ब्रेसलेट उतारने की क्या जरूरत हो सकती है? शालिनी ने मुझे एक बार फिर तरेर कर देखा। यार शालिनी, तुम तो कुछ ज्यादा ही उल्टी सीधी बातें सोच रही हो।
बेवजह अपने शक को भिड़ाए जा रही हो। मैं उखड़कर बोला। हाँ तो ठीक है, अपनी बात को अगर तुम साबित कर सकते हो तो साबित करके दिखाओ, और अभी के अभी वो ब्रेसलेट अपनी जेब से निकालो। शालिनी किसी जेलर की तरह कोहनियों पर हाथ बांधकर मेरे सामने खड़ी हो गई। उस समय उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो बस धप्पा करके मुझे पकड़ लेना चाहती है। देखो शालिनी, जिस तरह की जवाबदेही तुम मुझसे चाह रही हो वैसी तो मैंने अपने पापा को भी नहीं दी। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो रिश्ता रखो, और अगर नहीं तो तुम अभी के अभी यहाँ से जा सकती हो। मेरी इस बात को सुनकर उसकी आवाज में थोड़ी नरमी आ गई और बोली, विक्की, अगर कोई आकर मुझसे इस तरह की बात कहेगा तो मुझे गुस्सा आएगा या नहीं? वैसे वो ब्रेसलेट मैं हमेशा अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में रखता था। उस वक्त शालिनी ने जो अंदाजा लगाया था वो बिल्कुल सही था। उस ब्रेसलेट को मैं सिर्फ उसी वक्त पहनता था जिस वक्त शालिनी से मिलने जाता था, और अंजलि से मुलाकात के वक्त उतार दिया करता था। उसी समय मेरे दिमाग में एक युक्ति आई कि अगर किसी तरह से शालिनी का ध्यान उस ब्रेसलेट से तब तक के लिए भटका लूं कि जब तक हम दोनों गाड़ी तक पहुंच जाएं, तो आज ये मामला यहीं ठंडा हो सकता है। दरअसल शालिनी को मैं उस वक्त तक किसी झगड़े के तहत नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जान चुका था। मैं जानता था कि मेरे ऐसा करने के बाद वो शांति से नहीं बैठेगी। फिर कभी न कभी वो अपने और मेरे रिश्ते का राज अंजलि या मेरे घर वालों तक पहुंचा ही देगी, जो मैं किसी कीमत पर भी होने नहीं दे सकता था। इसलिए मैं धीरे धीरे उसकी रजामंदी से ही इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था, ताकि वह मेरे जीवन में कोई बेकार का तमाशा ना कर सके। उस समय मुझे बस यही समझ आया, सो मैंने यही किया कि जब वो बोल रही थी तो उसी दौरान मैंने झट से उसके होठ चूमने शुरू कर दिए, जिसके कुछ पल में ही वो शांत हो गई। कुछ देर और मैंने ऐसे ही झूठा प्यार जताने की कोशिश की। मेरे 2-4 और झूठे तर्कों के साथ उसे मेरी बात पर यकीन आ गया, और वह अंजलि को झूठा मानकर तसल्ली में आ गई। मेरी प्यार भरी बातों में वह ऐसी उलझी कि उस समय ब्रेसलेट मेरे जेब से निकाले जाने वाली बात को शायद भूल ही गई। वापस चलने से पहले उसने मुंह धोने की इच्छा जाहिर की, जो मेरे लिए बड़ा सुनहरा मौका साबित हुआ। जैसे ही वो अपना मुंह धोने वॉशरूम गई, तब तक मैं दौड़कर गाड़ी के डैशबोर्ड से वही ब्रेसलेट निकाल लाया। अब उसकी नज़र में हम दोनों गोदाम से गाड़ी तक एक साथ गए थे। गाड़ी में बैठते ही मैंने सबसे पहले वो ब्रेसलेट अपनी जेब से उसके सामने निकालकर पहना, ताकि उसका मुझ पर यकीन और पक्का हो जाए। अब हो गया यकीन, ये यही मेरी जेब में ही था। मैं गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाता हुआ रूठी नज़रों से उसे एक नज़र देखकर बोला। वो शर्मिंदा नज़रों से बोली, देखो शालिनी, मैं वो इंसान हूँ जिससे तुम प्यार से कुछ भी करवा सकती हो, पर गुस्से से तुम मुझसे कुछ हासिल नहीं कर पाओगी। मैंने माथे में बल डालकर चेहरे पर रौब रखकर कहा। समझ गई, उसने मुस्कुरा कर कहा। उस वक्त मैं मन ही मन सोच रहा था कि कहीं ये ब्रेसलेट मेरी जान की मुसीबत ना बन जाए, इसलिए जल्दी ही मुझे इससे बचने का उपाय सोचना होगा। इस तरह उस दिन मैं खुद को बचाने में कामयाब रहा और शांतिपूर्वक शालिनी को उसके घर छोड़कर अपने घर चला आया।